ओके। वेलकम आप सभी का। और साइटोलॉजी की आगे की क्लास में आज हम बात करेंगे सीमेंट लेयर को लेकर के, फिर प्लाज्मोडेस्माटा को लेकर के, और फिर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सीमेंट लेयर की। देखिए, सीमेंट लेयर को सेकेंडली हम लेमिलम भी बोलते हैं। सीमेंट लेयर का दूसरा जो नाम है वो लेमिलम भी इसी को बोला जाता है। देखा जाए तो जब कोई भी मदर सेल जब डॉटर सेल्स को बनाती है, जब मदर सेल डॉटर सेल्स को बनाती है, तो ये प्रोसेस जब हम माइटोसिस की बात कर रहे होते हैं, समसूत्री विभाजन की बात कर रहे होते हैं, तो एक सेल से दो सेल बन जाती हैं। सिंगल सेल से माइटोटिक डिवीजन होता है तो दो सेल बनती हैं, और ये दोनों सेल सीमेंट लेयर से अटैच रहती है। यानी कि सीमेंट लेयर एक प्रकार से सीमेंटिंग का काम करता है, यानी कि जो डॉटर सेल्स हैं उनको सीमेंटिंग करता है, कि चिपकाने का काम करता है कि डॉटर सेल जैसे ही बनेंगी तो डॉटर सेल सीमेंट लेयर के थ्रू चिपकी रहती है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब सेल डिवाइड कर रही होती है, एक बार थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, सेल जब मदर सेल थी वो डिवाइड कर रही होती है, तो उसके सेंटर के अंदर कुछ वेसाइकल्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, और ये वेसाइकल्स जमा होने लग जाती हैं, और इनके लगातार जमने से एक लेयर की फॉर्मेशन होती है। क्योंकि ये वेसाइकल्स हैं, वेसाइकल का मतलब होता है कि एक छोटी सी स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ भरा है, बाहर मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर जो बैक्टीरियल भरा है वो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट। कैल्शियम या मैग्नीशियम पैक्टेट। तो जो पैक्टिक एसिड होता है उसका एनायन यानी कि पैक्टेट भरा रहता है कैल्शियम के साथ में या मैग्नीशियम के साथ में। पैक्टिक एसिड जुड़ करके साल्ट बनाता है और इन वेसाइकल्स में कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट भरा रहता है, और जब एक वेसाइकल दूसरी वेसाइकल को टच करती है तो इनकी कॉन्टैक्ट वाल डिजोल्व हो जाती हैं। अल्टीमेटली ये पूरा स्ट्रक्चर, क्योंकि मेम्ब्रेन में डिजोल्व हो जाती है, तो जितनी भी वेसाइकल्स आएंगी उन सब की मेम्ब्रेन जमा हो जाती है, फ्यूज हो जाती है मेम्ब्रेन। तो ऑलरेडी सेल के पास मेम्ब्रेन होती है, और वेसाइकल्स के फ्यूज होने से एक मेम्ब्रेन बीच में और बन जाती है, और सेल की खुद की जो मेम्ब्रेन है उसके साथ में एक कनेक्टिविटी में रह जाती है। तो पहले से सेल के पास मेम्ब्रेन थी, लेकिन जो इक्वेटर होता है, बीच का जो प्लेन होता है, वहाँ पे नई मेम्ब्रेन भी बन जाती है, और मेम्ब्रेन की जो दोनों साइड्स हैं, मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ की जो साइड है, वहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट जमा हो जाता है, और इस जमा वाले पार्ट को ही हम सीमेंट लेयर या मिडल लैमेला बोलते हैं। इसको हम मिडल लैमेला भी बोल सकते हैं, और सीमेंट लेयर भी हम इसी को बोलेंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है ये साइटोकाइनेसिस का भाग होता है, कि जब सेल डिवाइड करती है तो पहले जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो जाता है, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होता है, जीव द्रव्य का जो विभाजन होता है ना, साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस के दौरान स्टार्ट होता है, और स्टार्टिंग सेंटर में होता है, और सेंटर से पेरिफेरी की तरफ ये सेल प्लेट बनना स्टार्ट होती है। तो स्टार्टिंग में वेसाइकल्स आती हैं, वेसाइकल्स फ्यूज होती हैं, देन सेंटर से पेरिफेरी की तरफ, सेंटर टू पेरिफेरी, यानी कि इसे अपन बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल वॉल फॉर्मेशन, सेंट्रीफ्यूगल जमाव होता है। सीमेंट लेयर सेंट्रीफ्यूगल तरीके से बन करके आती है। तो
जब एनिमल सेल डिवाइड करती है तो कॉन्स्ट्रिक्शन बनता है, वो बाहर से अंदर की तरफ होता है। जब प्लांट सेल डिवाइड करती है तो सेंटर से बाहर की तरफ सेप्टम फॉर्मेशन होती है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट होता है। तो प्लांट सेल इस करैक्टर को लेकर के एनिमल सेल से डिफ़र करती है। तो सीमेंट लेयर सीमेंटिंग का काम करती है और साइटोकाइनेसिस के दौरान ये बन करके आती है, और जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगी तो डॉटर सेल्स बन जाएंगी। देन आफ्टर जो हमने यहाँ पे सीमेंट लेयर दिखाई है, इस सीमेंट लेयर के दोनों साइड में प्राइमरी वॉल जमा होने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी ऊपर वाली सेल की, देख सकते हैं यहाँ पे दूसरी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इनके बीच में यहाँ पे सेल वॉल लेयर बननी स्टार्ट हो जाते हैं, प्राइमरी सेल वॉल। तो सेल वॉल को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो प्राइमरी वॉल लेयर बन जाती है। तो स्टार्टिंग में सीमेंट लेयर है वो डिस्टिंग्विश हो सकती है, लेकिन बाद में ये सारी लेयर्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं। और जब जिन सेल्स में बहुत ज़्यादा जमा होता है, सेकेंडरी भी बन जाती है, टर्सरी भी बन जाती है, और बहुत मोटा सेकेंडरी वॉल बनता है, तो उसमें ये सारी स्ट्रक्चर एक साथ फ्यूज हो जाती हैं और वॉल बनाती हैं। तो प्राइमरी सेल वॉल हो, सेकेंडरी सेल वॉल हो, ये डॉटर सेल के द्वारा बनाई जाती हैं, सिक्रेशन बाय डॉटर सेल, सिक्रेशन बाय डॉटर सेल। जबकि जो सीमेंट लेयर है उसका सिक्रेशन मदर सेल के द्वारा होता है, सीमेंट लेयर बाय मदर सेल। लेकिन अल्टीमेटली सीमेंट लेयर भी सेल वॉल का ही हिस्सा माना जाता है, कि वो भी सेल वॉल का कंपोनेंट बन जाता है। इसके बाद में एक और पॉइंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि जो सीमेंट लेयर बनी है उसका जो मेन कंपोनेंट है वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट। या तो कैल्शियम आयन है या मैग्नीशियम आयन्स हैं, इनके साथ में पैक्टेट जुड़ा हुआ है, यानी कि पैक्टिक एसिड का एनायन जुड़ा हुआ है। और पैक्टिक एसिड की वजह से ही जो सीमेंट लेयर है ये काफ़ी हार्ड होती है और होल्डिंग का काम करती है। जो डॉटर सेल्स हैं या टिश्यू में जितनी भी सेल्स होते हैं उनको आपस में होल्ड करने का काम करती है। लेकिन कुछ एंजाइम्स होते हैं जो उसको डिग्रेड करते हैं, जैसे कि पैक्टिनेज एंजाइम्स होते हैं। पैक्टिनेज एंजाइम एक ग्रुप का नाम है कि पैक्टिक एसिड या पैक्टेट को डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स हैं, उनको अपन पैक्टिनेज बोलेंगे। तो पैक्टिनेज एंजाइम एक कलेक्टिव वर्ड होता है जिसमें मेनली पैक्टोलाइज या पोली गैलेक्टूरोनेज, क्योंकि गैलेक्टूरोनिक जो एसिड होता है, गैलेक्टोस एक शुगर होती है, हेक्सोस शुगर, और गैलेक्टोस से बनता है गैलेक्टूरोनिक एसिड, गैलेक्टूरोनिक एसिड, और गैलेक्टूरोनिक एसिड से बनता है पैक्टेट। तो गैलेक्टूरोनिक एसिड को तोड़ने वाला एंजाइम है गैलेक्टूरेनेज, या पैक्टोस शुगर होती है उसको तोड़ने वाले हैं पैक्टोलाइज। तो ये एंजाइम पैक्टिक कंपाउंड्स को, यानी कि जो हमारी सीमेंट लेयर है जो कि कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है, इसको डिग्रेड कर देते हैं। और जब दो सेल के बीच में जो सीमेंट लेयर है वो डिज़ोल्व हो जाएगी, जैसे ये सेल्स थी और इन सेल्स के बीच में जो सीमेंट लेयर थी अब वो डिज़ोल्व हो गई है, एंजाइम्स ने उसको डिग्रेड कर दिया, तो अब वो सीमेंटिंग का काम नहीं कर रही है, और ये जो शुगर्स फ्री होंगे ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब वाटर। तो ये सेल्स फिर मूव करने लग जाएंगी। पहले ये सेल हिलती नहीं थी,
क्योंकि ये सीमेंट लेयर से जुड़ी हुई थी। अब ये सेल सीमेंट लेयर टूट गई है तो ये हिलने लग जाएंगी। तो जो अनराइप फ्रूट होते हैं, जो कच्चे फल होते हैं ना, अनराइप फ्रूट, वो हार्ड होते हैं, और जो राइपन्ड फ्रूट होते हैं, जो पके हुए फल होते हैं, वो कैसे हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। सॉफ्ट यानी कि उनको हाथ में लेते हैं तो वो सॉफ्ट फील होते हैं, उनको हम दबाते हैं तो वो मैसीरेट भी हो जाते हैं। इसको अपन मैसीरेशन बोलते हैं, संदलन, मैसीरेशन। तो जो मैसीरेशन होता है, ऐसे प्लांट पैथोलॉजी में जाएंगे तो जो पैथोजेंस होते हैं, जो फंगल पैथोजेंस होते हैं, जब वो अपने होस्ट में एंट्री करना चाहते हैं तो वो सेल वॉल को डिग्रेड करते हैं। तो वहाँ पर भी इनका रोल आता है कि जब टिश्यू की जो वॉल्स हैं और स्पेशली सीमेंट लेयर जब डिग्रेड हो जाएगी तो पेनिट्रेशन ईजी हो जाता है। राइट, तो सीमेंट लेयर सीमेंटिंग का रोल होता है मेनली, लेकिन इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है मदर सेल जब साइटोकाइनेसिस कर रही होती है उसी समय पे। बाद में फुली मैच्योर हो जाती है। मैच्योर होने के बाद में इससे बाहर की तरफ सेल वॉल की जो लेयर्स हैं वो बननी स्टार्ट हो जाती हैं। अल्टीमेटली ये सेल वॉल का हिस्सा बन जाती है। चीफ कंपोनेंट कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट रहता है। काफ़ी हार्ड स्ट्रक्चर होती है क्योंकि जो ग्लूकोरोनिक एसिड बनता है ना, इससे हार्डनेस आती है। गलैक्टोज से हार्डनेस नहीं होती है, गलैक्टोरोनिक एसिड से हार्डनेस आ जाती है, और ये इसका मेन कंपोनेंट होता है। इसलिए सीमेंट लेयर, मिडल लैमिला, ये काफ़ी हार्ड स्ट्रक्चर होती है। लेकिन ये हार्डनर गायब हो जाती है जब इसको या तो एंजाइम्स के द्वारा डिग्रेड कर दिया जाता है, या जो पर्टिकुलर जो इसका लाइसिस होगा उस लाइसिस के कारण से सेल्स हैं वो फ्री होने लग जाती है, और एक मैसीरेशन जैसी कंडीशन या सॉफ्टनिंग जैसी कंडीशन है, जैसे फ्रूट्स की सॉफ्टनिंग हो, वेजिटेबल्स की सॉफ्टनिंग हो, तो वो सब हमें देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट हम ले सकते हैं सीमेंट लेयर को लेकर के। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना? ओके, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा देखा जाए तो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म होता है वो लिविंग मटेरियल होता है, तो देखा जाए तो ये लिविंग कनेक्शन है, लिविंग कनेक्शन बिटवीन नेबरिंग सेल्स, बिटवीन नेबरिंग सेल्स। तो जैसे हम प्लांट सेल बनाते हैं, तो टिश्यू की जो सेल्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड रहती हैं, और उनके इंटरकनेक्शन के लिए जो इनमें लिंक्स होते हैं उनको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस या प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू सेल्स इंटरकनेक्टेड रहती हैं। एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मूव कर सकता है। कनेक्शन का मतलब क्या है? फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म, कि सेल 1 से सेल 2 में साइटोप्लाज्म फ्रीली मूव कर सकता है। साइटोप्लाज्म मूव कर सकता है। साइटोप्लाज्म के अलावा जो बायोमोलिक्यूल्स हैं जैसे कि आरएनए, ये सब, या कुछ प्रोटीन्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स, ये सब ट्रैवल कर सकते हैं। इवन जो ऑर्गेनेली हैं ये भी जा सकते हैं, बट न्यूक्लियस नहीं जाता, नॉट न्यूक्लियस। तो एक सेल का दूसरी सेल के साथ में कनेक्शन है, साइटोप्लाज्म का कनेक्शन है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के एक न्यूक्लियस ऐसा स्ट्रक्चर रहता है जो इसके थ्रू पास नहीं होता है। तो दो
या जो नियर बाई सेल्स हैं उनके बीच में मिलने वाला एक लिविंग कनेक्शन है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है। और इस साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन की वजह से जब सेल्स आपस में कनेक्टेड हो जाती हैं तो उनके बीच में सिंक्रोनी आ जाती है। सिंक्रोनी का मतलब होता है तालमेल, कि एक सेल दूसरी सेल के साथ कनेक्शन में रहती है और कनेक्टिविटी में रहती है। तो टिश्यू के अंदर सेल्स को एक साथ मिलके काम करना होता है और आपस में कम्युनिकेट करना होता है, तो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस या प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ पे काम आते हैं। तो वैसे तो क्या है कि प्लाज्मोडेस्माटा को हम प्लांट किंगडम के अंदर एंजियोस्पर्म के रिगार्डिंग ही पढ़ते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये एल्गी में भी पाए जाते हैं और एल्गी से लेकर के जो अपने हायर प्लांट्स हैं उन सभी में पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल हायर प्लांट्स में ही मिलेंगे, एल्गी से लेकर के हायर प्लांट्स इन सभी के अंदर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस, जैसे कि आप वोल्वॉक्स की कॉलोनी पढ़ते हो सिनोबियम, तो उसमें भी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, वो एल्गी तो है। तो एल्गी से लेकर के सभी ग्रुप्स के अंदर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस हैं, ये पाए जाते हैं। और जब एक सेल का दूसरी सेल के साथ में लिविंग कनेक्शन जो होता है, लिविंग कनेक्शन जो होता है उसको अपन एक वर्ड से डिनोट कर सकते हैं, दैट इज सिम्प्लास्ट। दैट इज सिम्प्लास्ट। तो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट जो होता है कि लिविंग कनेक्शंस के लिए हम सिम्प्लास्टिक वर्ड यूज़ करते हैं। लिविंग पैसेज जो होता है उसके लिए हम सिम्प्लास्ट वर्ड यूज़ करते हैं। और सिम्प्लास्ट को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एपोप्लास्ट से, कि इसका जो रिवर्ट टर्म होता है वो होता है एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। जैसे दो नेबरिंग सेल्स हैं, उन दो नेबरिंग सेल्स के बीच में बाहर इनकी सेल वॉल है, सीमेंट लेयर है, वो सब है इनका। केवल जो हम रेड लाइन से दिखा रहे हैं ये इनके बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है। तो सेल वॉल से होकर के जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे मान लीजिए कि वाटर है, वाटर को ट्रांसपोर्टेशन अगर सेल वॉल की लेयर से हो रहा है तो ये एपोप्लास्टिक है, जिसमें लिविंग मटेरियल शामिल नहीं है। डेड से होकर के होने वाला ट्रांसपोर्ट वो एपोप्लास्टिक होता है। ये एपोप्लास्टिक मूवमेंट हो जाएगा या ट्रांसपोर्ट बोल सकते हो। दूसरा मूवमेंट वो है जो लिविंग कंपोनेंट से होकर के होगा, लिविंग से होकर के होगा। दिस वन इज सिम्प्लास्टिक। तो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस हैं, लिविंग कनेक्शंस हैं, और फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो जो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट होता है या सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट जितना भी होता है वो सब इनके थ्रू ही होता है। कि एक सेल दूसरी सेल के साथ जब सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट करती है तो वो हमेशा ही प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, क्योंकि लिविंग कनेक्शन के रूप में केवल एक ही स्ट्रक्चर होती है, दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। अब हम प्लाज्मोडेस्माटा के स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। ये हमने लिया सेल 1, दिस इज सेल 2, और ये इनका सेल वॉल है। दिस इज सेल वॉल।
सेल वॉल के बीच में गैप होता है और इस गैप में से होकर के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट्स जिनको कि हम डेस्मोटिब्यूल्स बोलते हैं वो इसमें से गए हुए होते हैं। जैसे यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक ट्यूबुलर पार्ट इसमें से होकर के गया हुआ होता है। और ये दोनों साइड में फ्लैट हो रखा होता है। तो देखा जाए तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्लैट हो रखे भाग हैं। दिस इज ईआर और ईआर का वो भाग जो यहाँ पे फ्लैट हो गया है, इस फ्लैट वाले भाग को हम बोलते हैं डेस्मोटिब्यूल। डेस्मोटिब्यूल इसको क्रॉस करती है, यानी कि साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के बीच में डेस्मोटिब्यूल और उससे निकली हुई जो लेमिली है प्रेजेंट होती है। और इसके बाहर एक्टिन फिलामेंट्स लगे रहते हैं, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स। यानी कि अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन में देखें तो क्रॉस सेक्शन में सेंटर में हमें ईआर वाला सेक्शन मिलेगा और इसके बाहर हम देखेंगे तो सेल वॉल मिलेगी, नेबरिंग सेल्स की सेल वॉल है और फिर इसके अंदर ये फिलामेंट्स लगे हैं। वन थिंग इसमें कैलोस का जमाव होता है, यहाँ पे कैलोस का जमाव होता है। कैलोस एक पॉलीसेकेराइड है तो यहाँ पे हमें कैलोस का जमाव मिलेगा। ये फिलामेंट्स हैं जिसमें या तो ये एक्टिन के फिलामेंट होते हैं या मायोसिन के होते हैं। तो एक्टिन या मायोसिन के जो फिलामेंट्स हैं उनकी वजह से इसमें चैम्बर्स बन जाते हैं, जो गैप बनता है उस गैप में चैम्बर्स बन जाते हैं जिनसे होकर के ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन इनसे होकर के होता है। सेंटर में डेस्मोटिब्यूल है। जो कैलोस का जमाव होता है ये ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करता है। कैलोस का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करना, क्योंकि कैलोस का अगर ज़्यादा जमा हो जाएगा तो ये चैम्बर बंद हो जाएंगे। तो कैलोस काम आता है रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, इसके बाद में कुछ और पॉइंट्स को उसमें डिस्कस करते हैं अपन। तो प्लाज्मोडेस्माटा हमें प्लांट सेल्स में देखने को मिलेगा। प्लांट सेल्स जिसमें हम एल्गी से बात कर सकते हैं उनमें हमें प्लाज्मोडेस्माटा मिलेगा।
जो कि लिविंग कनेक्शंस हैं, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो एनिमल सेल्स होती हैं, क्योंकि टिश्यू के अंदर सेल्स को कनेक्ट होना तो ज़रूरी होता है, तो एनिमल सेल्स में जो स्ट्रक्चर पाई जाती हैं उनको हम या तो बोलते हैं गैप जंक्शंस, कि दो नेबरिंग एनिमल सेल्स या तो गैप जंक्शन के द्वारा जुड़ी रहती हैं या मेम्ब्रेन नैनोट्यूब्यूल्स के थ्रू, या मेम्ब्रेन नैनोट्यूब्यूल्स। और मेम्ब्रेन नैनोट्यूब्यूल्स से मेनली जो हमारी इम्यून सिस्टम की जो टी सेल्स होती है इनमें पाई जाती है। तो जो टी सेल्स की सरफेस है, उस टी सेल की सरफेस से बाहर निकले हुए एक्सटेंशंस होते हैं, एक प्रकार के एक्सटेंशंस होते हैं जो सामने वाली जो सेल्स होती है, जो नियर बाई सेल्स होती है, उसके साथ में जाकर के अटैच हो जाते हैं। तो गैप जंक्शन की बात हो या मेम्ब्रेन नैनोट्यूब्यूल्स की बात हो, ये हमें एनिमल सेल्स में मिलते हैं। ये भी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है। प्लाज्मोडेस्मेटा भी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, लेकिन प्लाज्मोडेस्मेटा प्लांट सेल में मिलने वाला साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, तो ओनली इन प्लांट सेल। इसी प्रकार से एक और वर्ड हम ले सकते हैं स्ट्रोम्यूल्स। स्ट्रोम्यूल्स भी एक प्रकार के कनेक्शन ही होते हैं, लेकिन ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन प्लास्टिड। प्लास्टिड्स में सभी प्रकार के प्लास्टिड्स, चाहे वो प्रोप्लास्टिड हो, चाहे क्लोरोप्लास्ट हो, ऑल प्लास्टिड्स। तो एक प्लास्टिड दूसरे प्लास्टिड के साथ में जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन रखता है उसको अपन स्ट्रोम्यूल्स बोलते हैं। जैसे कि अपन इनको स्ट्रोमा ट्यूब्यूल्स भी बोल सकते हैं। स्ट्रोमा ट्यूब्यूल्स। वन थिंग, जैसे अपन क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रेना होते हैं, ग्रेना आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं और इनके जो कनेक्शंस होते हैं इनको हम बोलते हैं स्ट्रोमा थाइलेकोइड्स। स्ट्रोमा थाइलेकोइड्स या इनको हम फ्रैट चैनल भी बोलते हैं। तो ये ग्रेनम के बीच के कनेक्शन होते हैं। ये ग्रेनम 1 है और ये ग्रेनम 2 है, और ऐसे कई सारे ग्रेनम क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। तो दो ग्रेनम के बीच में भी थाइलेकोइड जैसा स्ट्रक्चर है, वो इसमें स्ट्रोमा वाले पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रोमा होता है, राइट। ऐसे ही ये स्ट्रोम्यूल्स हैं दो प्लास्टिड्स के बीच में। प्लास्टिड पूरा स्ट्रक्चर हो जाता है जब आप इसको मेम्ब्रेन से कवर कर देंगे ना, तो ये पूरा एक क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि एक प्लास्टिड है। तो ऐसे एक प्लास्टिड का दूसरे प्लास्टिड से कनेक्शन, जैसे यहाँ पे एक प्लास्टिड हो और फिर एक दूसरा प्लास्टिड हो, तो इनके बीच के जो कनेक्शन होते हैं जिनमें स्ट्रोमा भरा रहता है, क्योंकि यहाँ पर भी स्ट्रोमा है और यहाँ पर भी स्ट्रोमा है, तो स्ट्रोमा फील्ड कनेक्शंस होते हैं प्लास्टिड्स के बीच के। स्ट्रोमा फील्ड कनेक्शंस जिनको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। तो ये भी एक प्रकार के कनेक्शंस हैं, लेकिन ये प्लास्टिड्स के बीच में होते हैं, ये सेल्स के बीच में नहीं है। प्लास्टिड ऑर्गेनली हो जाएगा, प्लास्टिड सेल नहीं होती, प्लास्टिड एक ऑर्गेनली होता है।
कुछ स्पेशल पार्ट्स हम इसमें और ऐड कर सकते हैं जो कि प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्टेड रह जाएंगे। जैसा कि एक तो हमने बात किया कि जो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट होता है, सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट होता है, वो इनके थ्रू ही होता है। और सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट के अलावा अगर हम बात करें तो स्पेशल केस में हम बात कर सकते हैं कि जो प्लांट पैथोजेंस हैं उनका ट्रांसमिशन, स्पेशली जो बैक्टीरिया हैं एंड जो वायरसेज होते हैं उनका ट्रांसमिशन भी प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है। ट्रांसमिशन कि एक सेल से दूसरी सेल के अंदर अगर बैक्टीरिया का ट्रांसफ़र होता है या वायरस का ट्रांसफ़र होता है तो ये भी प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू हो सकता है। इसी प्रकार से एक स्पेशल केस आता है कि कनेक्शन बिटवीन सीव ट्यूब सेल एंड कंपेनियन सेल, क्योंकि जो सीव ट्यूब सेल्स होती हैं वो मैच्योर होने पर डेड हो जाती हैं। ये मैच्योर होने पर डेड हो जाती हैं और इनके नियर बाई जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो कंपेनियन सेल्स होती हैं। दिस इज कंपेनियन सेल। This is sieve tube cell. सीव ट्यूब सेल मैच्योर होने पे सॉरी डेड नहीं होती, ई न्यूक्लिएट हो जाती है। ई न्यूक्लिएट यानी कि उसका न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ई न्यूक्लिएट एट मैच्योरिटी, जब ये मैच्योर होती है तो उसका न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म कंपेनियन सेल के साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्टेड रहता है। तो सीव ट्यूब का जितना भी साइटोप्लाज्म है उसको कंट्रोल करना है, या सीव ट्यूब से होकर के जितना भी मूवमेंट हो रहा है उस मूवमेंट के लिए जो भी एनर्जी नीडेड होती है वो सारा कनेक्शन इस प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कंपेनियन सेल ही करती है। तो ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट यानी कि फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो वॉस्कुलर टिश्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब सेल्स के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस हैं वो भी प्लाज्मोडेस्माटा के रूप में ही होते हैं, जिनके थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है वो कंट्रोल कराई जाती है। जो सेल्स हैं सीव ट्यूब सेल्स वो कंपेनियन सेल की वजह से ही ट्रांसपोर्ट कर पाती हैं। कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट्स को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो भी आपको कंपटीशन एग्ज़ाम्स में ध्यान रखना होता है कि प्लाज्मोडेस्माटा को सबसे पहली बार देखने का जो क्रेडिट जाता है नोटिस्ड बाय, तो ये है एडवर्ड टेंगल। एडवर्ड टेंगल और इनका मैटर है 1897 का, लेकिन प्रॉपर इनकी जो नेमिंग है कि इनको प्रॉपर जो नाम दिया गया था नेम्ड बाय दिस इज़ एडवर्ड स्ट्रासबर्गर। एडवर्ड स्ट्रासबर्गर और इन्होंने ये काम 1901 में किया था। तो प्लाज्मोडेस्माटा को एडवर्ड स्ट्रासबर्गर, ठीक है, खोजने का श्रेय है वो टेंगल को जाता है, लेकिन मोस्टली कंपटीशन एग्जाम्स में हमें एडवर्ड स्ट्रासबर्गर या सिंपली स्ट्रासबर्गर इसको ध्यान में रखना होता है कि हाँ प्लाज्मोडेस्माटा जो नाम था इन स्ट्रक्चर्स को स्ट्रासबर्गर के द्वारा 1901 में दिया गया था। ओके, यहाँ तक क्लियर है चीज़ें आपको? कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं सर।
सर। ओके, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन अपन लेंगे सेल मेम्ब्रेन का। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। इसको हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। और इसी को हम प्लाज्मा लेमा भी बोल सकते हैं। तो ये सारे वर्ड एक ही स्ट्रक्चर के लिए एप्लीकेबल होते हैं, जो कि सेल की आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री होती है। आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री होती है सेल की। देखो, आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होती है प्लांट सेल की, वो तो होती है सेल वॉल, ओनली इन प्लांट सेल। और फिर हम बात करें कि आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री, आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री जो होगी वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी सेल का सबसे बाहर का लिविंग कंपार्टमेंट होता है, लिविंग एंटाइटी होती है। एनिमल एंड प्लांट सेल दोनों आ जाएंगे। तो आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री होती है सभी प्रकार की सेल्स के लिए। तो स्ट्रक्चर के बारे में तो क्या कि डिस्कस करना वो तो अलग बात रह जाती है, लेकिन सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बातें करेंगे। और हिस्टोरिकल बातों से भी आपको बहुत कुछ चीज़ें क्लियर करनी है। सबसे पहला मैटर आता है 1895 का, और ये है अर्नेस्ट ओवरटन का। अर्नेस्ट ओवरटन, इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है इस स्ट्रक्चर को लेकर के, कि इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, मेम्ब्रेन्स लिपिड्स से बनी होती है, कि मेम्ब्रेन्स आर कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं या सेल की आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है वो लिपिड्स से बनी होती है। ओनली लिपिड्स के बारे में कि हाँ इसमें लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, ये अर्नेस्ट ओवरटन का मैटर है। इसके बाद में 1925 के अंदर मैटर आता है गॉर्टन एंड ग्रैंडल का। गॉर्टन एंड ग्रैंडल, और इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया था वो था कि लिपिड बाइलेयर हाइपोथेसिस, लिपिड बाइलेयर हाइपोथेसिस, कि इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी कि मेम्ब्रेन है उसमें बाइलेयर प्रेजेंट होती है। लिपिड्स तो होते हैं, ये तो पहले पता लग गया था, लेकिन वो बाइलेयर के रूप में होते हैं। ये गॉर्टन एंड ग्रैंडल का कंट्रीब्यूशन रह जाएगा। देन इसके बाद में नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन 1935 में आता है, और ये है डेवसन एंड डनेली। डेवसन एंड डनेली। और अगर हम इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इन्होंने जो मॉडल दिया है उस मॉडल को हम बोलते हैं पॉसी मॉलिक्यूलर मॉडल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए जो पॉसी मॉलिक्यूलर मॉडल दिया गया है ये डेवसन एंड डनेली के द्वारा दिया गया है। और
इस मॉडल के अकॉर्डिंग, या ये मॉडल हमें क्या बताता है कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, क्योंकि बाइलेयर का पता पहले लग गया था, और फॉस्फोलिपिड जो बाइलेयर होती है वो पाई जाती है बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन, बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन, कि बाहर भी प्रोटीन होंगे और अंदर भी प्रोटीन होंगे, 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन की 2 परतों के बीच में लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है। लिपिड की भी 2 लेयर्स हैं और दोनों लेयर्स प्रोटीन के बीच में। तो दिस इज प्रोटीन लेयर, दिस इज प्रोटीन लेयर, और ये दोनों लिपिड बाइलेयर। तो ये मॉडल डेवसन एंड डेनेली का है। इसके बाद में नेक्स्ट जो मोस्ट एक्सेप्टेड और फाइनल जो वर्जन है, दैट इज इन 1972 बाय सिंगर एंड निकोलसन, H.J. Singer and G.L. निकोलसन। इन्होंने जो मॉडल दिया है दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसको अपन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, या हम इसको बायोलॉजिकल मॉडल भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल मॉडल। और इस मॉडल के अकॉर्डिंग लिपिड बाइलेयर है, लिपिड की 2 बाइलेयर्स होती हैं, और मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स हैं उनके पास फ्लूइडिटी होती है, तरलता होती है। और फिर जो मोज़ेक वर्ड है वो प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ है, कि मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स हैं उनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो मोज़ेक प्रकार का होता है। डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के मोज़ेक पैटर्न है। और ये लास्ट मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये हम हिस्टोरिकल पॉइंट्स ले सकते हैं कि निकोलसन से पहले डेवसन डेनेली का कंट्रीब्यूशन है, पॉश मॉलिक्यूलर मॉडल है। चीज़ें जो हमारे लिए अच्छी हो जाती हैं कि हम कुछ स्पेशल चीज़ों को ध्यान रखें, ताकि कंपटीशन एग्ज़ाम्स में हम जब ऐसा कुछ आए तो हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। तो कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं, इनको अपन एक बार तैयार कर सकते हैं। बाकी जो सेक्शन है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिटेल से समझना, वो हम नेक्स्ट क्लास में ले पाएंगे।